हेलो एवरीवन, अखिल फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर डिस्कस किया था कि इक्वल वेक्टर क्या होता है, निगेटिव वेक्टर क्या होता है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर बताए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है। ठीक है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, उसको जोड़ते क्यों है, जोड़ने की ज़रूरत पड़ती क्यों है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, फिजिक्स आपको अगर पढ़ना है ना, तो फिजिक्स अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फिजिक्स के लिए आपको मैथमेटिकल टूल पता होना चाहिए अच्छे से। जैसे डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, इंटीग्रेशन आना चाहिए। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि वेक्टर आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जहाँ जहाँ आपको वेक्टर मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आप चैप्टर 1 पढ़ोगे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ोगे, वहाँ फोर्स मिलेगा। मोमेंटम पढ़ोगे कहीं, तो जो भी वेक्टर क्वांटिटी होंगी उनको सॉल्व करने के लिए वेक्टर का नियम लगाना पड़ेगा। तो इसलिए वेक्टर का रूल पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे वेक्टर में, और उसका यूज पूरे आप 2 साल करते रहेंगे। ठीक है, कभी तैयारी करेंगे नीट का या जेई मेंस का या जेई एडवांस का, तो उसमें भी ये सब मिलते रहेंगे। तो इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए पहले एक एग्जांपल आपको समझा रहा हूँ। जैसे एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन का एक फोर्स इधर लगा, या 6 न्यूटन का मान लो इधर लगा। तो अगर कोई पूछे इसका रिजल्टेंट कितना होगा, तो इस वस्तु को 2 व्यक्ति खींच रहे हैं। एक 10 न्यूटन का ताकत लगा के इसको खींच रहा है, एक 6 न्यूटन का ताकत लगा के खींच रहा है। तो ये वस्तु कितने फोर्स से, कितने बल से आगे बढ़ेगा, तो हम बोल सकते हैं कि ये वस्तु जो होगा वो 16 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। तो इसका जो नेट फोर्स आएगा वो आएगा 16। तो यही इसका रिजल्टेंट बोल सकते हैं। इसको बोल सकते हैं ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। या एक ऑब्जेक्ट ऐसे है, तो ये सिंपल होता है। रीज़न क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में, अगर 2 वेक्टर एक डायरेक्शन में होंगे तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो ये 6 न्यूटन का फोर्स लगा, ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो नेट फोर्स जो आएगा वो 16 आएगा। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा और 6 न्यूटन का हमने इधर लगा दिया। अब इस वाले को रिवर्स कर दिया डायरेक्शन, इसको इधर लगाना स्टार्ट कर दिए। अब नेट फोर्स कितना आएगा, ये वस्तु कितने से आगे बढ़ेगा, तो 10 से इधर कोई खींच रहा है, 6 न्यूटन के ताकत से इधर कोई खींच रहा है, तो इस पर जो नेट फोर्स आएगा, ये वस्तु इधर बढ़ेगा कितने फोर्स से, 4 न्यूटन से। अब इसका रिजल्टेंट 4 आया। इसका मतलब क्या, इन दोनों को जब जोड़े, अगर स्केलर होता तो स्केलर में क्या होता, स्केलर में सिंपल जो अलजेब्रा होता उसके अकॉर्डिंग ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसमें क्या है, इन दोनों को जब इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले तो 16 आया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले 4 आया। ऐसे मान लो अगर इसी 10 न्यूटन को ऐसे ही रहने दिए, लेकिन 6 न्यूटन को ऐसे कर दिए, अब इसका रिजल्ट कितना आएगा, मान लो ये 60 डिग्री है, कुछ एंगल है, यहां पर दोनों फोर्स को लगाए, आंसर 16 न्यूटन आया। यहां पर दोनों फोर्स लगाए, बस डायरेक्शन को रिवर्स किए, देखना हर जगह वही फोर्स काम कर रहा, 6 10 6 10 6 10। यहां पर डायरेक्शन अलग है, यहां डायरेक्शन अलग है, 6 वाले का यहां पर अलग है, तो तीनों का आंसर अलग अलग आएगा। अब कहा जाए इसका रिजल्टेंट निकालो कितना आएगा, तो इसका रिजल्टेंट हम बिना वेक्टर का नियम, जो वेक्टर का एडिशन नियम है, उसको पढ़े बिना इसको नहीं निकाल सकते हैं। उसको पढ़े बिना इसको नहीं निकाल सकते हैं। इसको निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ये एक डायरेक्शन में होगा, ऐड हो जाएगा। ये 9th के बच्चे भी कर लेंगे, 11th के बच्चे ये करने में दिक्कत होगा उनको। तो ये है 6 न्यूटन 10 न्यूटन 16 आया, ये 4 न्यूटन आया। इसका रिजल्टेंट कैसे निकालें, तो इनको, इसका मतलब इन दोनों का एडिशन कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि 2 वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं। चाहे ऐड बोलो, चाहे सम बोलो, चाहे रिजल्टेंट बोलो, सब एक ही बात है। तो इसको पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर में 2 रूल बनाए गए हैं, 2 लॉ बनाए गए हैं। फर्स्ट है 2 वेक्टर को ऐड करने के 2 नियम बनाए गए हैं।
एक तो ट्राइंगल लॉ बनाया गया है, एक पैरालेलोग्राम लॉ बनाया गया है। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या होता है? मान लो किसी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पर दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। हमें इन दोनों का सम चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए। जैसे मतलब क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 6 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। इन दोनों का हमें रिजल्टेंट चाहिए कि कितना होगा। जैसे इसके पहले वाले एग्जांपल में देखे हैं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट 16 था, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में थे तो रिजल्टेंट 4 था। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा? 16 अब नहीं आएगा, न 16 आएगा, न 4 आएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ और आएगा। अगर हम इस एंगल को चेंज कर दें तो इसका रिजल्टेंट फिर बदल जाएगा, सबका रिजल्टेंट अलग अलग होगा। तो इसका हम सम निकालना चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट कितना आएगा। ये अगर वस्तु आगे बढ़ेगा तो कितने न्यूटन से आगे बढ़ेगा, वही हम रिजल्टेंट इसका निकालना चाहते हैं। तो इनको ऐड करना पड़ेगा। तो कैसे ऐड करेंगे? मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी एक ही पॉइंट पे एक्ट कर रहा है किसी एंगल पर, तो इसका हमें सम निकालना है, इसका हमें जोड़ निकालना है कितना होगा। तो उसके लिए एक ट्राइंगल लॉ बनाया गया है, एक पैरालेलोग्राम लॉ बनाया गया। तो ट्राइंगल लॉ क्या होता है ये आपको बता रहे हैं। It states that if two vectors are represented by two side of triangle taken in order, अभी समझा रहा हूँ मतलब बेटा सब, ऑर्डर, देन रिजल्टेंट बोलो या सम बोल सकते हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट्स ऑफ बोथ वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर will represent third side of triangle taken in opposite order, ठीक है। ये है आपका ट्राइंगल लॉ। इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल। अभी इसका मतलब सब समझा रहा हूँ कि अगर दो वेक्टर किसी ट्राइंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करें, मान लो किसी पॉइंट पे दो वेक्टर एक्ट कर रहे हैं ए और बी, और उनको अगर हम ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर दें, अगर किसी पॉइंट पर दो वेक्टर ए और बी एक्ट कर रहे हैं और उन दोनों वेक्टर को किसी ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट आएगा वो उस ट्राइंगल के तीसरे साइड को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। अभी मतलब समझा रहा हूँ इसका, ठीक है। तो इट स्टेट दैट इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, देन रिजल्टेंट ऑफ बोथ वेक्टर विल रिप्रेजेंट थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या है समझा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ये ए है और एक वेक्टर बी है। इन दोनों को हमें ऐड करने का मतलब रिजल्टेंट निकालना होता है। जैसे मान लो किसी पार्टिकल पे अभी बताए हैं कि 10 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है, 6 का एक्ट कर रहा है, तो हमें ये नहीं मतलब है ये कितना है, हमें रिजल्टेंट से मतलब होता है। जैसे मान लो एक कार है, अब एक कार को हमें आगे बढ़ाना था, धक्का देना था, इधर दो लोगों को बुलाया गया। अब दोनों ने क्या किया, एक ने कार को इधर ढकेला, इधर खींचा, और एक आके इधर खींच रहा है 10 न्यूटन से, और हमें कार को आगे ले जाना था। हमने दो लोगों को बुलाया कि कार को आगे बढ़ा दो भैया, और दोनों लोग आए, क्या किए, एक उधर से
खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो ये कार कितने कहाँ जाएगा, इस पर नेट फोर्स कितना होगा, 0। इसका मतलब हमने 2 व्यक्ति यहाँ पर लगा दिए कि कार को आगे बढ़ाना, दोनों ने उल्टा सीधा डायरेक्शन लगा के आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन हमारा रिजल्ट 0 आया। तो हमें इससे नहीं मतलब है ये कितना है, ये कितना है, हमें रिजल्टेंट से मतलब है कि रिजल्टेंट कितना है। तो रिजल्टेंट 0 आया, कार कहीं नहीं जाएगा आगे, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, 0। तो हमें इससे नहीं मतलब होता ये कितना है, ये कितना, हमें रिजल्टेंट से मतलब होता। तो ऐसे मान लो किसी वस्तु पर, किसी ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगाए और इधर लगाए 10 न्यूटन का, तो इसका रिजल्टेंट, ये वस्तु कितने से आगे बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, इसी चीज़ को हम सॉल्व करने जा रहे हैं, रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं। इसी को सम भी बोलते हैं, एडिशन भी बोलते हैं, रिजल्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसका रिजल्टेंट, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, बहुत आराम से बेटा पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं तो पूरा पढ़ लेते हैं लेक्चर और पूरा पता नहीं चलता कि क्या करना था क्या नहीं करना था। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये एंगल थीटा है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इन दोनों को हमें ऐड करना है। ठीक है, तो कैसे ऐड करें, तो देखो इस दोनों ट्राइंगल, इन दोनों वेक्टर को हम क्या करते हैं, ऐड करने का क्या तरीका होता है, इसमें 3 स्टेप आप यूज कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है, हम सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 2 वेक्टर दिए हैं, हमें रिजल्टेंट निकालना है, ए और बी निकालना है, ए प्लस बी, समीशन निकालना है दोनों वेक्टर का। तो दोनों वेक्टर का समीशन कैसे निकालें, देखो इसमें पहला वेक्टर इसको मान लेंगे, इसको मान लेंगे सेकंड वेक्टर। तो जिस वेक्टर को हम पहले माने ना, उसको सेम एज रख देंगे, जैसे है वैसे ऐसे बना देंगे ए। पहले वेक्टर को इट इज जैसे रहेगा वैसे ही रख देंगे, ना उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे। इन दोनों को हमें जोड़ना है। पहले वेक्टर को जैसे है वैसे बना देंगे, बिना डायरेक्शन चेंज किए, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। मैग्नीट्यूड का मतलब जो तीर का लेंथ है, तीर की लंबाई, एरो की लंबाई, ये नहीं चेंज करना है। तो इसको चेंज कैसे करेंगे, पहले वेक्टर को ऐसे रख देंगे। सेकंड वेक्टर को क्या करते हैं, सेकंड वेक्टर को स्टेप नंबर 2 क्या है, पहले के हेड पर दूसरे का टेल रखते हैं। ठीक है, पहले वेक्टर को देखो, इसमें हमें जोड़ना है ए में बी को, तो ए को पहला वेक्टर मान लिए, दूसरा वेक्टर बी को मान लिए। ए को पहला वेक्टर माने, दूसरा वेक्टर बी को माने। हमें ए और बी का सम चाहिए, सम का मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, ये ग्राफिकल मेथड होता है जो अभी बताने जा रहे हैं, ये ग्राफिकल मेथड होता है। एनालिटिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड भी बताएंगे आपको। तो ये क्या है, ये पहला वेक्टर को ऐसे रख देंगे और जिस वेक्टर को हमें दूसरे वेक्टर को ऐड करना, किसमें, फर्स्ट में, ए में, तो सेकंड वेक्टर के टेल को फर्स्ट वेक्टर के हेड पर रखते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है कि पहले वेक्टर को, स्टेप नंबर 1 क्या, पहले वेक्टर को ऐसे रखेंगे और सेकंड वेक्टर के टेल को पहले के हेड पर रखेंगे। तो कैसे रखा जाए देखना, ये ऐसे है, इसके टेल को, बी वाले के टेल को इसके हेड पर रखेंगे, इसको ऐसे शिफ्ट कर देंगे पैरेलल। ये बताएं, किसी भी वेक्टर को आप स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, बिना डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। ना उसका डायरेक्शन, दिशा बदलना चाहिए, ना उसका परिमाण बदलना चाहिए, उसकी वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। तो इसको हम ऐसे शिफ्ट करेंगे। पहले के स्टेप नंबर 1 क्या है कि जैसे वेक्टर है उसको वैसे रख देंगे पहले वेक्टर को। स्टेप 2 क्या है, पहले के हेड पर दूसरे का टेल, तो पहले ये है और इसके हेड पर दूसरे का टेल बनाएंगे ऐसे। डायरेक्शन नहीं चेंज होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको इससे शिफ्ट करेंगे ना, तो यहाँ से भी एंगल थीटा बनना चाहिए, ये एंगल थीटा होना चाहिए। आया समझ में, पहले उतना ही लंबाई का होना चाहिए, उतने ही एंगल पे ऐसे शिफ्ट करना। पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं इस वेक्टर को, किसी भी वेक्टर को स्पेस में कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं बिना डायरेक्शन, बिना मैग्नीट्यूड चेंज किए। तो ये थीटा एंगल। अब देखना यहाँ से थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है कि पहले के हेड को, पहले के टेल को दूसरे के हेड से मिला देंगे, पहले के टेल को दूसरे के टेल से मिला देंगे। ये हमारा बनेगा रिजल्टेंट वेक्टर, यही है हमारा a प्लस बी। ये स्टेप है, समझ में आया बेटा। पहले के हेड पर दूसरे का टेल, तो दूसरा वाला उठा के इसके हेड पर रख देंगे ऐसे,
और ये यहाँ से इसको पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला देंगे, ये बन जाएगा रिजल्टेंट। अब ये बन गया ट्राइंगल, समझ में आया? तो यही ट्राइंगल ला क्या था कि अगर दो वेक्टर को ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, अगर दो वेक्टर को ट्राइंगल के दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए तो जो तीसरा साइड होगा वो उसके रिजल्टेंट को बताएगा, उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये यहाँ देखना ट्राइंगल बनके तैयार है। ये पहला वेक्टर, ये सेकंड वेक्टर, पहला वेक्टर पहले साइड को बता रहा, दूसरा वेक्टर दूसरे साइड को बता रहा। टेकिंग इन ऑर्डर का मतलब देखना, यहाँ डायरेक्शन ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे होना चाहिए। भाई देखना, ऐसे था फिर ऐसे था। टेकिंग इन ऑर्डर का मतलब ये है, पहले ऐसे डायरेक्शन हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसे नहीं होगा। तो पहले और दूसरे वेक्टर को एक ऑर्डर में ले रहे हैं, और तीसरा वेक्टर जो आएगा वो रिजल्टेंट को बताएगा, लेकिन उसका जो ऑर्डर होगा वो अपोजिट होगा। इधर ऐसे है, ऐसे, फिर ऐसे नहीं होगा, ऐसे रहेगा। समझ में आया? वो अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। तो ये दो वेक्टर को ऐड करने का ये तरीका है। आया समझ में टाइप ना? एक भी चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए, यहाँ एंगल जितना वहाँ एंगल इतना होना चाहिए। तो दो वेक्टर को ऐसे ऐड करते हैं, इसको बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल क्यों है? इसको हम स्केलिंग करना पड़ता है, स्केल से नाप के ये सब करना पड़ता है। तो इसमें गलती होने का चांस होता है, क्योंकि स्केलिंग करोगे, एंगल नापोगे, थोड़ा सा भी गलती हो गया तो रिजल्टेंट गलत हो जाएगा। एप्लीकेशन इसका समझा रहा हूँ क्या है। जैसे मान लो एक वस्तु है और इस पर 20 न्यूटन का फोर्स इधर है और 30 न्यूटन का फोर्स, सॉरी इसको आप 30 कर दो। एक वस्तु है, इस पर 30 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। तो इसका जो एरो होगा बड़ा होगा, इसका एरो छोटा होगा। और ये एंगल 60 है। कितना है? 60। अब इन दोनों का हमें रिजल्टेंट चाहिए कि एक वस्तु पर 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो ये वस्तु पर रिजल्टेंट कितना आएगा, कितने से ये आगे बढ़ेगा। इस वस्तु पर जो परिणामी होगा, रिजल्टेंट होगा, हमें 30 और 20 से नहीं मतलब है, इसके रिजल्टेंट से मतलब है कितना होगा। आया समझ में? तो इसका रिजल्टेंट निकालना है कितना होगा। तो कैसे निकाले? अब इसमें वेक्टर एडिशन से निकाल सकते हैं। अभी ग्राफिकल मेथड आपको समझा रहे हैं, अभी मैथमेटिकल मेथड नहीं समझा रहे हैं। मैथमेटिकल मेथड पढ़ेंगे तो उसमें आएगा r बराबर √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो अभी नहीं बता रहे वो सब। इसको सॉल्व कैसे करें? अब देखना, यहाँ स्केलिंग करना पड़ेगा। स्केलिंग क्यों करेंगे? देखो, कॉपी में 30 न्यूटन और 20 न्यूटन नहीं बना पाएंगे भाई। कॉपी में आप स्केल से बनाओगे, या तो मिलीमीटर में स्केल होगा, या तो सेंटीमीटर में होगा, या तो फीट में होगा, या तो इंच में होगा, या तो मीटर में होगा। तो आप न्यूटन नहीं कॉपी में बना सकते। तो स्केलिंग करेंगे, और स्केलिंग ऐसा करेंगे कि थोड़ा आसान लगे। तो कैसे करेंगे? हम ये मान ले रहे हैं कि 5 न्यूटन = 1 सेंटीमीटर। 5 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मान ले रहे हैं। मान ले रहे हैं 5 न्यूटन = 1 सेंटीमीटर। तो इसको कितना बड़ा बनाएंगे? इसको बनाएंगे 6 सेंटीमीटर का। भाई 30 न्यूटन का है तो 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के बराबर, तो 30 न्यूटन कितने सेंटीमीटर? तो 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इसको 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाएंगे, तो ऐसे पहले वेक्टर को 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे। समझ में आया? ये 30 न्यूटन लिखेंगे, लेकिन 6 सेंटीमीटर का ही लाइन बनाएंगे। समझ में इतना? ये एंगल कितना है? 60। अब हमें जोड़ना है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। तो कैसे निकालें? पहले के हेड पर दूसरे का टेल। तो पहले के हेड पर दूसरे का टेल, तो इसका टेल, इसका जो टेल होगा इसके हेड पे आएगा। तो कैसे रखें? ये एंगल 60 है, तो पैरेलल शिफ्ट करना कि एंगल ना चेंज हो। तो हम यहाँ से क्या करेंगे? एक कंपास से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंपास से क्या करेंगे? 60 डिग्री का ऐसे एंगल बनाएंगे। और जब एंगल बन जाएगा तब हम क्या करेंगे? 60 डिग्री पर ऐसे कितने सेंटीमीटर का लाइन खींचना है यहाँ से आप देखना, ये है सेकंड वाला वेक्टर 20 न्यूटन का है, तो कितने सेंटीमीटर का करेंगे बताना? 4 होगा ना भाई। 5 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर, 20 न्यूटन बराबर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ 4 सेंटीमीटर का लाइन खींचेंगे इस बार, 4 सेंटीमीटर का। तो इसी को 20 बोल देंगे। वैसे ये 4 सेंटीमीटर का ये लाइन खींचे, ये 6 सेंटीमीटर का था। अब हम क्या करेंगे? इसको इससे मिला देंगे। इसको क्या करेंगे? इससे मिला देंगे और इसको नाप लेंगे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको नाप लेंगे। ये एंगल 60 है,
ये एंगल 60 आएगा। अब इसको नापेंगे तो जो भी आंसर आएगा, मैं इससे रफली सॉल्व कर दे रहा हूँ, तो ये जो भी आएगा, मान लो अभी हम देखो उस पर नहीं जा रहे कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या आएगा, उस पर नहीं जा रहा है, समझाने के लिए इसको मान लिए 45 आ गया, मान लो ये आ गया 9 सेंटीमीटर आ गया, मान लो ये लेंथ जो आया वो मान लो 9 या 8 सेंटीमीटर मान लो। इस लेंथ को हम नाप सकते हैं ना भाई, देखो इससे मिलाएंगे ना तो इस लेंथ को तो हम नाप ही सकते हैं कि ये लेंथ कितना है। तो हम लेंथ को स्केल से नापे, मान लो आ गया 8 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कितना आएगा, 8 सेंटीमीटर का बराबर मतलब कितना होगा, 40 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट आएगा 40 न्यूटन। देखो एग्जैक्ट 40 नहीं आएगा, वो हम सॉल्व करेंगे √a² + b² + 2ab cos थीटा से कुछ भी आ सकता है। देखो जो भी आंसर आएगा, एक बात याद रखना, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का जो भी आंसर आएगा उसके सम से कम रहेगा और उसके जो डिफरेंस से ज़्यादा रहेगा। मतलब क्या है, 30 और 20 का सम करेंगे कितना आएगा, 50, और 30 और 20 का डिफरेंस करेंगे कितना आएगा, 10। तो आंसर जो भी आएगा 10 और 50 के क्या रहेगा, बीच में। ना आंसर 10 से कम हो सकता है, दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट निकालेंगे ना आंसर इसका डिफरेंस निकालोगे, चाहे जिस एंगल पे काम करे, उससे नहीं मतलब है। जो भी आंसर आएगा वो इसके डिफरेंस से कम नहीं हो सकता और इसके सम से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 10 से कम नहीं हो सकता, डिफरेंस 10 है, और सम करेंगे तो 50 आएगा, तो 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो मान लो यहाँ आंसर 40 आया, तो 8 सेंटीमीटर का ये लाइन बना, नापे इसको तो 8 सेंटीमीटर का लाइन बना, इसका मतलब ये कितना न्यूटन होगा, 40 न्यूटन। तो यहाँ से हम रिजल्टेंट निकाल लिए कितना न्यूटन होगा। वो और भी क्या निकाल सकते हैं, इस एंगल को भी हम नाप सकते हैं। मान लो ये एंगल नापे, ये आ गया 33 डिग्री, मान लो इसका मतलब जो रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर से 33 डिग्री पे है। तो सब कुछ बता सकते हैं कि रिजल्टेंट पहले से कितना। अच्छा, अगर पहले से 33 माना, ये सब एजम्पशन कर रहे हैं समझाने के लिए, तो मान लो ये 33 डिग्री पे है, तो ये कितने डिग्री पे होगा, 27 डिग्री पे, क्योंकि दोनों एंगल 60 है, दोनों के बीच का एंगल 60 है। तो ये 33 है, तो ये 27, ये 33 डिग्री होगा, तो ये 27 डिग्री होगा। तो हमें क्या मिल गया यहाँ से कि ये 30 है, ये 20 है, तो इसका रिजल्टेंट इतना आएगा। समझ में आया। तो अगर किसी वस्तु को, एक वस्तु को इधर खींच रहे हैं, कि वस्तु को इधर खींच रहे हैं, तो ना इधर जाएगा। देखो किसी वस्तु को हम 30 से इधर खींच रहे थे, 20 से इधर खींच रहे थे, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, कहाँ जाएगा, बीच में। समझा, किधर जाएगा, बीच में। ये वैसे थोड़ा गलत आ रहा है, इसमें हम 23 नहीं मानेंगे, कम मानेंगे, क्योंकि ये देखना, ये जो रिजल्टेंट होगा ना 30 की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो 30 की तरफ ज़्यादा रहेगा, इधर 27 मान लो, इधर 33 आ जाएगा, 30 की तरफ ज़्यादा रहेगा। समझ में आया, यहाँ 30 की तरफ ज़्यादा रहेगा। ये सब एजम्पशन मान रहे हैं, कोई रियल डाटा नहीं है कि रियल मतलब आंसर निकाल रहे हैं। समझ में आया पूरा। तो हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि ये रिजल्टेंट पहले से कितना एंगल पर है, पहले से कितने एंगल पर है, दूसरे वेक्टर से कितने एंगल पर है, सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आता है, इसमें प्रॉब्लम ये आता है, ये ग्राफिकल मेथड है, इसमें हमें स्केलिंग करना पड़ता, एंगल नापना पड़ता। अगर थोड़ा सा भी स्केलिंग करते समय इधर उधर हो गया तो आंसर में दिक्कत आ जाएगा। भाई थोड़ा भी अगर इधर उधर किए तो आंसर बदल जाएगा। आंसर मतलब आना था 40, पता लगा ये लाइन नापे, हम लाइन नापने में ही गलती कर दी, 8 सेंटीमीटर का नापना था, हम नाप दिए, या 7.95 सेंटीमीटर का था, हम नाप के बैठ गए 8 सेंटीमीटर। होता नहीं कि ऐसे अंदाज में मान लेते हैं लगभग इतना, तो ये आंसर 40 आ जाएगा, जबकि आंसर उससे कम आना चाहिए था। तो इसमें ये सब दिक्कत होता है, क्योंकि स्केलिंग करोगे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो गलतियाँ होंगी। तो इसलिए मैथमेटिकल तरीका भी हम अपनाते हैं, तो बाद में पढ़ेंगे। ये समझ में आया एडिशन का मतलब, कि दो वेक्टर का एडिशन करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, अगर कोई वस्तु को इधर खींचा जा रहा है, एक वस्तु को इधर खींचा जा रहा है, तो ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में जाएगा। आया समझ में। बहुत काम का चीज़ है, जब इससे पता चल जाएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन क्यों कर रहा है, उस पर फोर्स सेंटर की तरफ लगता तो सर्कुलर मोशन क्यों करता है।
कि अगर किसी वस्तु को मान लो दो लोग मिलकर खींच रहे हैं, कोई इधर खींच रहा कोई इधर खींच रहा, तो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बीच में जाना चाहेगा। अब मान लो ये फोर्स ज़्यादा है, ये 20 न्यूटन है, ये है आपका 10 न्यूटन, तो जो रिजल्टेंट होगा वो 20 की तरफ ज़्यादा रहेगा, झुका रहेगा। अगर दोनों बराबर हो गए तो एग्जैक्ट बीच में आएगा। समझ आया? तो ये है वेक्टर एडिशन। तो यहां से आगे बढ़ते हैं अब। तो इसका कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन का? तो फर्स्ट है इट ओबेज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, मतलब क्या है? कम्यूटेटिव लॉ आप जानते होंगे क्या होता है। जैसे मतलब अच्छा, नंबर का कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? जैसे 2 + 3 किए तो कितना आएगा 5। और अगर हम सीक्वेंस को चेंज कर दें, सीक्वेंस का मतलब जो पहले लिखा उसको बाद में लिख दें और जो बाद में लिखा उसको पहले लिख दें, तब भी ये बराबर होगा ना। तो हम बोल सकते हैं जो एडिशन होता है, सम होता है, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। नंबर का जो एडिशन होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होता है कि अगर सीक्वेंस चेंज कर दो तो आंसर पे कोई, रिजल्ट पे कोई फ़र्क ना पड़े। तो अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो बोलेंगे फॉलो करेगा, अगर फ़र्क पड़ता है रिजल्ट पे तो फॉलो नहीं करता है। समीशन में होता है ऐसा, मल्टीप्लिकेशन में भी होता है। जैसे लिखे 2 + 2 × 4 = 8 और 4 × 2 कर देंगे तब भी 8 आ जाएगा। तो एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, मल्टीप्लिकेशन में करता है, गुणा करेंगे तब भी फॉलो करेगा, जोड़ेंगे तब भी फॉलो करेगा, लेकिन माइनस करेंगे तब नहीं करेगा। देखना कैसे, 5 - 3 कितना आएगा 2, और 3 इसको सीक्वेंस चेंज कर दे, 3 कर दे पहले और बाद में 5, तब कितना आएगा -2। ये 2 आएगा और ये -2 बराबर है? नहीं बराबर है। इसका मतलब जो माइनस होता है सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। समझा? तो ये नंबर के लिए था, वेक्टर के लिए पढ़ते हैं कि वेक्टर में क्या होता है। इट ओबेस कम्यूटेटिव लॉ, मतलब जैसे अगर आप पहले एक जोड़ो फिर बी जोड़ो, a + b, a में b जोड़ो, या पहले b लिख दो तब a लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों आंसर सेम आएगा। चाहे a में b को जोड़ो चाहे b में a को जोड़ो, दोनों आंसर सेम आएगा। कैसे देख रहे हैं जल्दी जल्दी देखो। यहाँ पर मान लो वेक्टर a है और ये वेक्टर b है, इसको हमें ऐड करना है, ये एंगल थीटा है। तो हम पहले a + b निकालेंगे। तो a + b निकालने का तरीका बताए हैं। a + b में पहला वेक्टर a बनेगा, दूसरा वेक्टर b बनेगा। तो पहले वेक्टर को हम ऐसे रख देंगे, जो पहला मानेंगे उसको ऐसे रख देंगे, और पहले के हेड पर दूसरे का टेल, तो पहले के हेड पर दूसरे का टेल, तो b का टेल रख देंगे ऐसे। और ये क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। इसको पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिला देंगे, ये बनेगा रिजल्टेंट। तो कितना होगा ये a + b। देखो ये क्या बताता है, ये तीर जो है, तीर की लंबाई, एरो की लंबाई, इसके परिमाण को बताता कि रिजल्टेंट कितना आया। और जो एरो है, ये जो एरो हेड है, ये बताएगा उसके डायरेक्शन को कि इस डायरेक्शन में है। आया समझ में? अब यहाँ से b + a भी निकाल लें, इसी में निकाल दे रहे। कैसे? इस बार पहला वेक्टर b है, दूसरा वेक्टर a है, तो पहले के हेड पर दूसरे का टेल, तो इस बार पहला b बनेगा। तो देखना b पहले से बना रखे हैं हमने, b के हेड पर a का टेल, तो b के हेड पर ये b का हेड है और b के हेड पर a का टेल, उतनी ही लंबाई का बनाना है तभी सही आएगा। b के हेड पर a का टेल, तो ये देखना, इसको पहले के हेड पर दूसरे का टेल और पहले के टेल से दूसरे के हेड को मिलाएंगे, ये कहलाएगा रिजल्टेंट। तो ये हो जाएगा b + a। अब देखना ये पैरालेलोग्राम बन रहा है, जितना लेंथ इसका होगा उतना लेंथ इसका होगा। भाई ये और ये सेम है, ये और इसका लेंथ सेम, ये आपका पैरालेलोग्राम बन रहा, तो जितना लेंथ इसका होगा ना, आप देखो बिना स्केलिंग करके हम बना रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस दिखेगा, लेकिन ये और ये लेंथ सेम है। जितने लेंथ का ये है उतने लेंथ का ये भी है, जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये भी है। इसका मतलब ये और ये आपस में क्या है? इक्वल। और इक्वल वेक्टर में पढ़ाए थे, अगर दो वेक्टर के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो गए तो दोनों वेक्टर इक्वल होते हैं। तो ये वाला वेक्टर ये वाला वेक्टर इक्वल होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे में तो जो वेक्टर का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है।
सेकंड क्या है, इट ओबेज, सेकंड है इट ओबेज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मतलब क्या, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, जैसे मान लो तीन वेक्टर हैं, एसोसिएटिव लॉ तीन वेक्टर में लगाएंगे, a प्लस बी, तीन वेक्टर हैं तो हमें तीनों को ऐड करना है। तो चाहे हम देखो तीन वेक्टर का एडिशन नहीं पढ़ाए हैं, दो ही वेक्टर का एडिशन पढ़ाए हैं अभी, तीन वेक्टर का एडिशन नहीं पढ़ाए, दो वेक्टर को ऐड करने का नियम बताए हैं। तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, तो हम क्या करेंगे, तीन वेक्टर को जोड़ना, तो चाहे पहले a और b को जोड़ो तब c को जोड़ो, अभी पॉलीगन मेथड पढ़ाएंगे उसमें तब बताएंगे। तो a और b को जोड़ो पहले तब c को जोड़ो, या तो क्या करो अभी बता रहा हूँ, a प्लस बी प्लस सी मतलब क्या है इसका, चाहे आप क्या करो a और b को एक साथ जोड़ दो उसके बाद c को जोड़ो, या a को रहने दो b और c को एक साथ जोड़ दो उसके बाद a को जोड़ो, दोनों आंसर सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीन को जोड़ना जैसे नंबर में होता है, लेकिन 3 प्लस 4 प्लस 7 या 3 प्लस 4 प्लस 8, तो हम क्या कर रहे हैं, इसका हमें समीशन चाहिए, तो हम इसको पहले जोड़ लें, तो 7 और 8 15, या तो हम क्या करें 3 प्लस 4 प्लस 8 इसको जोड़ लें पहले, तब इसको ऐड करें, तब भी आंसर वही आएगा। तो इसका मतलब क्या है, तीन वेक्टर को जोड़ना था, हमने a और b को पहले जोड़ लिया, उसके बाद c को जोड़ा, और हमने क्या किया, पहले b और c को जोड़ लिया, उसमें a को जोड़ा, b और c को इकट्ठा जोड़ लिया, उसके साथ a को जोड़ा, दोनों आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? तो ये है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट है आपका थर्ड, इफ एनी स्केलर क्वांटिटी, इफ एनी स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाइड इन a प्लस बी, अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी का a प्लस बी में मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट इज आल्सो मल्टीप्लाइड इन बोथ a एंड b, मतलब बता रहा हूं आपको, इन बोथ a एंड b। मतलब क्या है, मान लो कोई स्केलर क्वांटिटी n है, कोई नंबर है 2 है 3 है, उसमें हम a प्लस बी में इसका हम मल्टीप्लाई कर दिए, a प्लस बी, देखो a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, a प्लस बी करेंगे तो एक ही वेक्टर आएगा, दो वेक्टर नहीं है, a प्लस बी सिंगल वेक्टर है। तो हम क्या किए, n का एक मल्टीप्लाई कर दिए a प्लस बी वेक्टर में, तो यहाँ से क्या होगा, n का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा और n का मल्टीप्लाई इसमें भी हो जाएगा। आया बात समझ में? ये मतलब है कि अगर किसी वेक्टर में किसी स्केलर क्वांटिटी को a प्लस बी में मल्टीप्लाई किया गया है, गुणा किया गया है, तो उस नंबर का गुणा दोनों वेक्टर में हो जाएगा, इसमें भी हो जाएगा और इसमें भी हो जाएगा। आया समझ ये बात? तो ये था आपका प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब इसी पे आगे पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है। देखो सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं बनाया गया, एडिशन का रूल बनाया गया है, सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन के हेल्प से ही करेंगे। नेक्स्ट है आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करें। देखो अभी बताया हूं आपको कि सब्ट्रैक्शन का कोई रूल नहीं बनाया गया, एडिशन का रूल बनाया गया, एडिशन के हेल्प से सब्ट्रैक्शन करेंगे। ठीक है, कहाँ काम आता है, देखो जब आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे तो वहाँ एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डेरिवेशन होता है, तो वहाँ पे काम आता है कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ पर दो वेक्टर को ग्राफिकल मेथड से सब्ट्रैक्ट करके उसका डेरिवेशन पूरा किया जाता है। किसी न्यूमेरिकल में काम आ जाएगा कि दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो मान लो दो वेक्टर किसी पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं, ये वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, या अलग अलग पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं उससे नहीं दिक्कत है, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करें सब्ट्रैक्ट, हमें निकालना क्या है, हमें भाई देखो ऐड करोगे तब भी रिजल्ट आएगा, 3 और 3 में 4 जोड़ोगे तब भी रिजल्ट आएगा 7, 10 में से 3 घटाओगे तब भी रिजल्ट आएगा 7। तो रिजल्ट तो घटाने पे भी आता है, जोड़ने पे भी आता है, ऐसा नहीं कि केवल एडिशन में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट घटाने में भी आएगा। तो मान लो दो वेक्टर को हम घटा रहे हैं, ए में बी को घटा रहे हैं। ठीक है, आया समझ?
देखो इसलिए एरो लगाते हैं, एरो भी समझ लो क्यों लगाते हैं। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा, एक ऑब्जेक्ट है इस पे 6 न्यूटन का फोर्स लगा। अगर हम सिंपली मान लो इसको F1 है और ये मान लो F2 है आपका, तो हम अगर ये लिख दिए ना F नेट बराबर F1 प्लस F2, तो ये हो जाएगा गलत। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये किसको बताता है, अगर वेक्टर आप नहीं लगाए हो या मॉड नहीं लगाए हो तो ये केवल उसके रिजल्ट उसके वैल्यू को बताता है, मैग्नीट्यूड को बताता है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड ये लिखा हुआ है, तो भाई मैग्नीट्यूड 10 और प्लस 6, तो इसका आंसर 16 नहीं आएगा। 16 तब आएगा आंसर जब एक ही डायरेक्शन में हो। तो ये लिखने का तरीका गलत है। इसके ऊपर एरो लगाएंगे हम, वेक्टर सम करना पड़ता हमको। केवल मैग्नीट्यूड तभी जोड़ते हैं, देखो मैग्नीट्यूड तभी जोड़ते हैं जब सब एक ही डायरेक्शन में होते, तभी जोड़ सकते, बाकी नहीं जोड़ सकते। आया समझ में? तुरंत गलत होगा, क्योंकि इसका आंसर ना 10 आए ना 16 आएगा ना 4 आएगा। इसका आंसर 16 और 4 के बीच में रहेगा, दोनों के डिफरेंस से और दोनों के सम से बीच में रहेगा। आया समझ में? तो इसलिए यहाँ पर हम एरो लगाते हैं। हम क्या करने जा रहे हैं, वेक्टर एडिशन। और अगर वेक्टर में से वेक्टर को घटाएंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। हाँ, एक चीज़ और समझ लेना, वेक्टर का एडिशन जब करते हैं या वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। जैसे वेलोसिटी में से वेलोसिटी जोड़ सकते हैं, वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटा सकते हैं, फोर्स में फोर्स जोड़ सकते हैं, फोर्स में फोर्स घटा सकते हैं। समझ में आया? ये नहीं कि फोर्स में आप वेलोसिटी जोड़ रहे हो, फोर्स से वेलोसिटी जुड़ेगा ही नहीं, फोर्स और वेलोसिटी आप जुड़ेगा ही नहीं। फोर्स में आप मोमेंटम जोड़ रहे हो तो सेम क्वांटिटी ऐड होते हैं और सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये भी याद रखना। समझ में आया? ये कंडीशन है ऐड करने का और जोड़ने का। ये नहीं कि मान लो एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगा 10 न्यूटन और इसकी वेलोसिटी इधर चल रहा था 4 मीटर पर सेकंड से, और इसको हम ऐड करके बैठे। ऐड नहीं कर सकते, इसको तुरंत गलत होगा। ऐड तभी आप करोगे जब क्वांटिटी दोनों सेम होना चाहिए। फोर्स में फोर्स जुड़ेगा, वेलोसिटी में वेलोसिटी जुड़ेगा, अलग अलग क्वांटिटी नहीं ऐड हो सकता। ठीक है? तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कैसे करें, तो मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा पर है, तो हमें ए में से बी को घटाना, वेक्टर ए में से बी को घटाना है और हमारा रिजल्टेंट कितना आएगा, आर, वो भी एक रिजल्ट आएगा। तो कैसे निकालें इसको? अब देखो इसको हम ना एक तरीका और है लिखने का, आर बराबर लिखा है ए माइनस बी। इसको हम अपने मन से क्या कर सकते हैं, ए प्लस माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं। भाई वही चीज़ लिखा है, देखना प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे फिर यही बन जाएगा। सुना? माइनस यहाँ था, हम इसको बीच में प्लस किए, यहाँ माइनस कर दिए, तो प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हमें क्या करना है, देखना ध्यान से, ये हम पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि ए में ऐड करेंगे अगर माइनस बी को, ए में ऐड करेंगे माइनस बी को तो हमें मिल जाएगा ए माइनस बी। भाई प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस होगा, यही मिल जाएगा। तो ए में अगर ए माइनस बी निकालना है तो निकालने का क्या तरीका होता है, हम इसको ऐसे बना लेंगे इस फॉर्मेट में। अब हमें ए में क्या ऐड करना है, बी या माइनस बी, माइनस बी को, तो ऐड का हम नियम पढ़े हैं। तो ए इधर है, अच्छा बी किधर होगा बताना, माइनस बी। हमें ए में ऐड करना माइनस बी को, तो ए को ऐसे बना देंगे, जैसे है वैसे बना देंगे ए को। अब हमें ए में माइनस बी ऐड करना है तो ए के हेड पर माइनस बी का टेल होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या दिया है, बी ऐसे दिया है, तो अगर बी इस डायरेक्शन में है उतने ही मैग्नीट्यूड का, उतने ही लंबाई का माइनस बी हम ऐसे बना सकते हैं। अगर हम डायरेक्शन रिवर्स कर दें तो बी कन्वर्ट हो जाएगा माइनस बी में। डायरेक्शन रिवर्स करेंगे तो बी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, माइनस बी में। तो बी अगर ऐसे है तो माइनस बी आपका ऐसे होगा, लंबाई सेम होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा। बी का डायरेक्शन इधर है तो माइनस बी इधर होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तीर की लंबाई सेम होगी। तो ए बी इधर माइनस बी इधर। तो अब हमें ए में ऐड करना है किसको, माइनस बी को। कैसे करें, पहले के हेड पर दूसरे का टेल, तो किसका टेल रखें, इसका या इसका, किसको ऐड करना, बी को या माइनस बी को, माइनस बी को ऐड करना, तो माइनस बी का टेल रखना पड़ेगा। तो माइनस बी ये है तो इसका टेल रखेंगे तो देखना कुछ ऐसे आएगा, ये माइनस बी है, ये है आपका माइनस बी, और पहले के हेड से दूसरे के टेल को मिला देंगे, ये कहलाएगा रिजल्टेंट। इसी को कहेंगे आर बराबर ए, और ए में क्या ऐड किए हैं, माइनस बी, ए में ऐड किए हैं माइनस बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी। समझ में आया? ये दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन है। पहले के हेड पर इसको ऐसे रख देंगे, भाई इसको ऐसे बाद में फिर ऐसे भी लिख सकते हैं ए और प्लस माइनस माइनस ए माइनस बी, तो ये और ये सब सेम है। तो ए के हेड पर ए को जोड़ना है किसके साथ, माइनस बी के साथ, तो पहले के हेड पर दूसरे का टेल, और ये कहलाएगा इन दोनों का घटाना।